तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी के बचाव में उतरे ओवैसी। रावत से पूछा सवाल, गांधी का हत्यारा कहां पैदा हुआ, बताए शिवसेना। ओवैसी ने मोदी अमित शाह पर कर दिया एहसान। बिहार में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फंसा यूट्यूबर मनीष कश्यप, दर्ज हो गई एफआईआर। 10 और लोग के खिलाफ होगी कार्रवाई। यूट्यूबर मनीष कश्यप फिर से जाएगा जेल। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज हुआ बीजेपी का बड़ा नेता। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का किया ऐलान। कहा, कांग्रेस ने मुझे दिए हैं बड़े ऑफर, जल्द करूंगा कांग्रेस ज्वाइन। बीजेपी को लग सकता है झटका। पार्टियों में सांप का जहर बेचने के मामले में यूट्यूबर एल्विस यादव के 2 साथी और हुए गिरफ्तार। दोनों को भेजा गया सीधा जेल। एल्विस यादव का करियर हुआ बर्बाद। दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लगा झटका। गिरफ्तारी से राहत कोर्ट ने देने से किया इनकार। अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले पहुंच सकते हैं जेल। भ्रामक विज्ञापनों के आधार पर दवाई बेचने वाले बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी। कहा, भविष्य में ऐसा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट कर दे हमको माफ। बाबा रामदेव ने जोड़े सुप्रीम कोर्ट के हाथ पांव। लोकसभा चुनाव से पहले डूंगरपुर केस में आजम खान सहित 8 आरोपी बेइज्जत बरी। आजम खान की हुई कोर्ट में बड़ी जीत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के बचाव में उतरे ओवैसी। रावत से पूछा, गांधी का हत्यारा कहां पैदा हुआ, बताए शिवसेना। दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय रावत ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से की। वहीं संजय रावत के प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान पर एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बचाव किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने रावत से पूछा है कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले कहां पैदा हुए थे। ओवैसी ने यह भी पूछा है कि मुंबई की सड़कों पर जो हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए हैं, जिनमें कई लोग मारे गए हैं, उनका जन्म कहां हुआ है। शिवसेना और संजय रावत ये बात बताए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भ्रामक विज्ञापनों पर बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी। कहा, भविष्य में नहीं होगा ऐसा, अब कोर्ट कर दे माफ। दोस्तों आपको बता दें कि झूठे विज्ञापन लाकर पतंजलि कंपनी चला रहे बाबा रामदेव ने अब सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बाबा रामदेव ने एक हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त मांगी है और कहा है कि भविष्य में वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे देश की जनता को गलत जानकारियां पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि बाबा रामदेव झूठे विज्ञापन लाकर अपनी दवा बेचते थे और उसमें बड़े बड़े दावे करते थे कि हम इस बीमारी को ठीक कर देंगे, हम उस बीमारी को ठीक कर देंगे। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई थी और 19 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन कोर्ट में पेश होने से पहले ही बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट के सामने घुटने टेक दिए और बाबा रामदेव ने अब सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली है और भविष्य में ऐसा नहीं करने का आश्वासन सुप्रीम कोर्ट को दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में फंसा यूट्यूबर मनीष कश्यप, दर्ज हो गई एफआईआर, दोबारा से जाएगा जेल। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप सहित 10 लोगों पर बिहार में एफआईआर दर्ज हो गई है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान बगैर अनुमति के अनुमंडल क्षेत्र के नरकटिया बाजार में यूट्यूबर मनीष कश्यप प्रचार करने के लिए पहुंचे। जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को चली तो पुलिस वहां पर पहुंची। उससे पहले मनीष कश्यप वहां से भाग गया। इसके बाद पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मनीष कश्यप सहित 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और पुलिस मनीष कश्यप को ढूंढ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही मनीष कश्यप जेल से बाहर आए थे, लेकिन अब वो फिर से विवादों में फंस गए हैं और कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव के बीच आजम खान को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। डूंगरपुर केस में आजम खान सहित 8 आरोपी बेइज्जत बरी। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बीच आजम खान को बड़ी राहत आज कोर्ट से मिली है। रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान सहित सभी 8 आरोपियों को कोर्ट ने बेइज्जत बरी कर दिया है। खबर सबसे बड़ी यह है कि 3 दिन पहले ही इसी मामले में आजम खान को 7 साल की सजा और 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इस प्रकरण में 3 मामलों का निस्तारण हो चुका है और अभी इस प्रकरण में 9 मामलों की सुनवाई जारी है। जिले के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान और अन्य के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इसमें से एक मुकदमे में सभी आरोपियों को बरी किया जा चुका है, जबकि दूसरे मामले में आजम खान को 7
7 साल की सजा और 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा का टिकट न मिलने से नाराज हुआ बीजेपी के नेता, कांग्रेस में शामिल होने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि टिकट बंटवारे को लेकर कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम डीबी सदानंद गौड़ा का पार्टी ने बेंगलुरु उत्तर सीट से टिकट काटकर किसी और को दे दिया, जिससे वो काफी नाराज दिख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब बीजेपी के विरोध का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने मेरा टिकट काटकर किसी और को दे दिया और अब मैं कांग्रेस पार्टी में जल्द शामिल होने वाला हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी में मुझे आने के लिए बहुत अच्छे ऑफर मिल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जहर बेचने के मामले में एल्विस यादव के 2 और दोस्त हुए गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि रेप पार्टियों में सांप का जहर बेचने के आरोप में यूट्यूबर एल्विस यादव पहले ही जेल पहुंच गया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एल्विस यादव के 2 साथियों को नोएडा पुलिस ने आज फिर से गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त विद्यासागर मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि मंगलवार रात को पुलिस ने पूछताछ के लिए इन लोगों को बुलाया था। पूछताछ में पता चला कि ये लोग एल्विस यादव से संबंध रखते थे। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले यूट्यूबर एल्विस यादव को 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इसे 14 दिनों के लिए कोर्ट ने जेल भेज दिया था और अब इसके 2 और साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनको भी जेल भेजा जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल जाएंगे जेल। दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, गिरफ्तारी से नहीं मिली राहत। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल जल्दी जेल जाने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत हाई कोर्ट से नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं है। हालांकि अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है और मामले को 22 अप्रैल 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी की ओर से 9 सम्मन केजरीवाल के खिलाफ जारी हुए थे, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं होते। केजरीवाल ने इन सम्मनों को गलत बताया था और कहा था कि बीजेपी वाले मुझको जेल में डलवाना चाहते हैं, इसलिए मैं शामिल ईडी के सामने नहीं होऊंगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को रूस से लगा झटका, मिसाइल सिस्टम देने से रूस ने किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक उसकी पूरी डिलीवरी नहीं हो पाई है। रूस ने अब मोदी सरकार को झटका देते हुए कह दिया है कि मौजूदा समय में वह यूक्रेन के साथ युद्ध में व्यस्त है। यही वजह है कि वे शेष बचे 2 डिफेंस सिस्टम के स्क्वाड्रन को भेज नहीं पाया है। हालांकि रूस की तरफ से यह भी बताया गया है कि वह कब तक दोनों मिसाइलों को भारत को पहुंचा देगा। दरअसल आपको बता दें कि भारत को रूस ने ये मिसाइलें दी थी, तो इसका विरोध अमेरिका ने भी किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के पास नहीं बचे पोस्टर छपवाने के पैसे, राहुल गांधी ने किया खुलासा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के पास अब पैसे चुनाव लड़ने के लिए नहीं बचे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा का चुनाव हमारे सिर पर है और हम पर पोस्टर छपवाने तक के पैसे नहीं हैं। जो भी पैसे हमारे बैंक अकाउंटों में पड़े थे उनको बीजेपी वालों ने फ्रीज करवा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी करोड़ों रुपए का चंदा लेकर मौज मना रही है, अपने पोस्टर छपवा रही है, प्रचार कर रही है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सभी अकाउंटों को फ्रीज कर दिया है, जिससे हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा है और रुपया ना होने की वजह से हम पोस्टर तक पार्टी के नहीं छपवा पा रहे हैं और ना ही रैलियां कर पा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बदायूं डबल मर्डर केस में आरोपी के एनकाउंटर पर शिवपाल यादव ने उठाए सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में डबल मर्डर की घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ एक शख्स ने 3 बच्चों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने मामले
मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया। इस घटना के बाद सपा नेता शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। शिवपाल यादव ने कहा कि बहुत ही दुखद घटना है और भाजपा सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है। इसके बाद उन्होंने हत्यारोपी के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। शिवपाल यादव ने कहा कि मुख्य आरोपी का एनकाउंटर तो कर दिया, लेकिन इस घटना के पीछे की मुख्य वजह अब कैसे पता चलेगी, कैसे ये केस खुलेगा कि उसने किस वजह से इन बच्चों को मारा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मिडिल ईस्ट में तनतनी के बीच अमेरिका ने ईरान के 3 हथियार खरीदी नेटवर्क पर लगाया प्रतिबंध। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु और रक्षा कार्यक्रमों का समर्थन करने वाले 3 खरीद नेटवर्कों पर नया प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में ट्रेजरी विभाग ने एक बयान जारी किया है और इसकी जानकारी दी है। इस बयान में कहा गया है कि ईरान, तुर्की, ओमान, जर्मनी में स्थित खरीद नेटवर्क ने कार्बन फाइबर, एपॉक्सी रेजिन और अन्य मिसाइल सक्षम सामान की खरीद की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान पर लगातार अमेरिका प्रतिबंध लगाता रहता है।